प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के राजनीतिक विचार, भगत सिंह का राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक चिंतन, भगत सिंह के राज्य के बारे में, समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, अधिकारों के बारे में, न्याय के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में, समाजवाद के बारे में, साम्यवाद के बारे में, साम्राज्यवाद के बारे में, गांधीवाद के बारे में क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं भगत सिंह के राजनीतिक विचार। सबसे पहले हम उनके क्रांति के संबंध में विचार जानेंगे कि क्रांति के संबंध में उनकी क्या धारणा थी। उन्होंने कहा कि क्रांति से हमारा अभिप्राय समाज की वर्तमान प्रणाली और वर्तमान संगठन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। यानी एक प्रकार से वर्तमान जो व्यवस्था है वो देश के अनुकूल नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हमें पहले सरकार की ताकत को अपने हाथ में लेना चाहेंगे। इस समय शासन की मशीन धनिकों के हाथ में है। शासन की जिम्मेदारी किस सीमा तक भारतीयों को सौंपी जाती है, हमारा यह उद्देश्य रहेगा। शासन विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार बनाई जाती है और जनता को उसमें हिस्सा लेने का किस सीमा तक अवसर मिलता है, क्रांति में हम ये देखेंगे। क्रांति में घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति है और हमारा जो प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। भगत सिंह का मानना है कि क्रांति का मतलब है कि धनिकों के हाथ में जो सत्ता है उसे छीनी जाएगी। इसके साथ साथ सरकार का जो अन्याय तंत्र है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और क्रांति के द्वारा जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें आमूल परिवर्तन किया जाएगा, आम जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, देश के हित में। इसलिए भगत सिंह ने देश के लोगों से क्रांति का आह्वान किया था कि क्रांति जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है और क्रांति में भारत के सभी लोग मिलजुल करके भाग लें, बढ़ चढ़ करके भाग लें, तभी जो है ब्रिटिश अत्याचारी शासन को उखाड़ करके फेंका जा सकता है। भगत सिंह ने स्वतंत्रता के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है कि समाज के सभी वर्गों व समुदायों की स्वतंत्रता के लिए समाजवादी शासन प्रणाली आवश्यक है। उनका मानना था कि केवल शासक बदलने से सभी लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारतीय शासकों को भी आम आदमी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी। दमन, शोषण और अत्याचार पर रोक लगानी होगी। उनका मानना था कि स्वतंत्रता सभी मनुष्यों का एक ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के अभाव में किसी भी व्यक्ति को विकास का दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि युवा वर्ग ही देशभक्ति के बल पर आम व्यक्ति को विदेशी प्रतंत्रता से छुटकारा दिला सकता है। तो भगत सिंह ने आम व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आम व्यक्ति की स्वतंत्रता जब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती तब तक हम भारत में समाजवाद या लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता को सिद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में बदलना ही केवल स्वतंत्रता नहीं है। ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद भारत के लोग भी ऐसे हैं जो किसानों पर, श्रमिकों पर, निर्धनों पर अत्याचार करेंगे।
तो इस अत्याचार से बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। हमें केवल ब्रिटिश सरकार से ही किसी प्रकार का विद्रोह नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों से है जो आने वाले समय में आज़ादी के बाद भी देश के श्रमिकों का, किसानों का, निर्धनों का शोषण करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। भगत सिंह ने भारत में समाजवादी शासन की स्थापना करने पर बल दिया। उनका मानना था कि देश में सर्वहारा वर्ग को पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बड़े जमींदारों और नौकरशाहों के शोषण से बचाने के लिए समाजवादी शासन की स्थापना जरूरी। मात्र शासक वर्ग बदलने से देश में गरीबों, श्रमिकों, दलितों, पिछड़ों व महिलाओं की स्थिति में यथावश्यक सुधार नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद जो है भारत के लोग भी किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करें, ऐसी हमें आने वाले समय के लिए व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा भविष्य में ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना होगा जो समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करे, समाज में आर्थिक असमानता को पाटने के लिए हर संभव प्रयास करे। इसी दिशा में भगत सिंह ने सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। राजनीतिक क्रांति से शासन शक्ति अंग्रेजों के हाथ से निकालकर हिंदुस्तानियों के हाथों में सुपुर्द करना है, जिसका लक्ष्य समाजवाद हो। इसके लिए मजदूरों, किसानों को संगठित करना आवश्यक होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन की जगह तेज बहादुर या पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अंग्रेजों के सत्ता छोड़ने के बाद भारतीयों के सत्ता हस्तांतरण से भी आम व्यक्ति की समस्याएं जो है वो दूर नहीं होगी, जब तक कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जाएगी, जब तक भारत में समाजवादी प्रणाली कायम नहीं होगी, तब तक चाहे ब्रिटिश लोग भारत में सत्ता करें या भारत के लोग भारत में शासन सत्ता का संचालन करने, इससे आम व्यक्ति के जीवन पर जो है कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगत सिंह ने राष्ट्रवाद के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो देश के लोगों को राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम का संचार कर सके, और इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। इससे पहले उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। इन दोनों संगठनों का उद्देश्य है देश की आम जनता को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा का भाव उनमें संचारित करना है। उनका विचार था कि युवाओं को देश की सेवा व बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें त्याग व संघर्ष का जीवन जीना चाहिए। तभी हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र को स्वतंत्र करवा सकते हैं, राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। भगत सिंह के राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का परिचय उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र के शब्दों से मिलता है। उन्होंने एक पत्र में कहा कि मुझे सजा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार फांसी से बच जाए, लेकिन उनके बीच मैं ही शायद एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उस दिन की प्रतिष्ठा बड़ी बेसब्री से कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए कितनी वीरता से बलिदान दे सकते हैं। फांसी से पूर्व भगत सिंह के इस तरह के विचारों से हमें पता चलता है कि वो वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए
इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता कि फांसी से पहले उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से देश के बलिदान, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर का बलिदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार कर लिया था। और उनके मन में किसी प्रकार की घबराहट, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, बल्कि वो उस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब देश के लिए बलिदान हूँ और कितना जल्दी जो है देश को आज़ादी मिले। मार्क्सवाद का भी भगत सिंह ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा जो है वो समाज में एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रांति लेकर के आती है। उन्होंने स्वयं कहा, मैं तो यह भी कहूँगा कि साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वालों में न था, वरन यूरोप की औद्योगिक क्रांति एक विशेष विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे, जिसमें मार्क्स भी एक था। यानी उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां चल रही थी उसको कार्ल मार्क्स को पैदा करने में एक बड़ा योगदान दिया। समय और परिस्थितियां किसी महान व्यक्तित्व को अवश्य ही तैयार करती। उन्होंने कहा, मैंने और आपने इस देश में साम्राज्यवाद या साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। यानी हम आज साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, पोषित हैं, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि देश की परिस्थितियां इस प्रकार की है कि हमें ऐसे के लिए तैयार होना पड़ रहा है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण और तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि देश के श्रमिकों, किसानों और मजदूरों, दलितों, पिछड़ों के शोषण का जो विरोध है वो हमेशा उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। इन वर्गों के कल्याण के लिए समाजवादी शासन प्रणाली जो है वो उत्तम है। भगत सिंह का मानना था कि देश में किसान, मजदूर, निर्धन, पिछड़े, महिलाएं आज भी शोषित हैं, और जब तक इस तरह की आगे समाजवादी प्रणाली स्थापित नहीं की गई तो स्वतंत्र भारत में भी समाज के ये वर्ग जो है इसी तरह से शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सरकार परिवर्तन की बात नहीं करते। सरकार के परिवर्तन होने से इन लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि जो समाजवादी प्रणाली है उसके स्थापित होने से इन लोगों के जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, इन लोगों को स्वतंत्रता अधिकार मिल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आतंकवाद के विषय में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए हिंसक साधनों का सहारा जरूर लिया है, लेकिन उनका उद्देश्य किसी बेकसूर को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने हिंसा का सहारा जो है किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया। उन्होंने अत्याचारियों, अनाचारियों और जो निरंकुश लोग थे उनके विरुद्ध जो है हिंसा का सहारा लिया है। किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया। अन्याय और अत्याचारी शासन उखाड़ने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है, तो उनकी हिंसा जो है उचित है। उन्होंने स्वयं कहा, यह बात प्रसिद्ध है कि मैं आतंकवादी रहा हूँ, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं एक क्रांतिकारी हूँ जिसके लिए कुछ निश्चित विचार, निश्चित आदर्श है और जिसके सामने एक लंबा प्रोग्राम है। भगत सिंह ने स्वयं कहा है कि मैं आतंकवादी रहा हूँ पर मैं आतंकवादी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो जनहित में कार्य कर रहा हूँ। देश को अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे दोष दिया जाएगा जैसा कि लोग राम प्रसाद बिस्मिल को भी देते हैं कि फांसी की काल कोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया, पर ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार अब भी वही हैं, मेरे हृदय में अब भी वैसा ही और उतना ही उत्साह है और वही लक्ष्य है जो जेल के बाहर था। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यानी जेल के अंदर रहकर, जेल के बाहर रहकर उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो देश की स्वतंत्रता के लिए जेल के अंदर भी संघर्ष कर रहे थे और जेल के बाहर रहकर के भी उन्होंने संघर्ष किया। देश की स्वतंत्रता के लिए जेल के अंदर रहकर के भी उनका बलिदान का जज्बा था और बाहर रहकर के भी उनका बलिदान करने का जज्बा रहा। तो आतंकवाद के विषय में भगत सिंह ने अपने विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट किए।
भगत सिंह को देश में किसान और मजदूरों का हितैषी माना जाता है। किसानों और मजदूरों की उन्होंने समय समय पर आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों, श्रमिकों व गरीबों के कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया करता। उनका कहना था कि कांग्रेस देश को आज़ाद करने के बाद मजदूरों और किसानों को पूंजीपतियों व भूपतियों के शोषण से मुक्त नहीं करना चाहती। भारत की लड़ाई अधिकतर मध्यम श्रेणी के बलबूते पर लड़ी जा रही है, जिसका लक्ष्य बहुत ही सीमित है। कांग्रेस दुकानदारों, पूंजीपतियों के जरिए इंग्लैंड पर अधिक आर्थिक दबाव डालकर कुछ अधिकार ले लेना चाहती है, परंतु जहां तक देश के करोड़ों किसान व मजदूरों का संबंध है, उनका उद्धार इससे नहीं हो सकता। उन्होंने माना कि कांग्रेस की लड़ाई जो है पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के पक्ष में ही है। कांग्रेस की लड़ाई जो है वो किसानों, गरीबों, श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा कोई प्रयास कर रही है कि जिससे जो है श्रमिकों को, किसानों को, महिलाओं को, निर्धनों को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से फायदा हो। उन्होंने कहा यदि देश की लड़ाई लड़नी है तो मजदूर, किसान और सामान्य जनता को आगे आना होगा, उन्हें लड़ाई के लिए संगठित करना होगा। भगत सिंह का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मजदूरों, किसानों और आम जनता के लिए नहीं लड़ रही। अगर आम जनता, किसान, मजदूर, निर्धन अपने हित चाहते हैं, अपना भलाई चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो उन्हें संगठित होकर के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना होगा, तभी उन्हें अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्ति मिल सकती है। भगत सिंह ने देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा समर्थन किया। देश के दोनों समुदायों में उन्होंने हमेशा समन्वय, सहयोग और बंधुत्व को पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने नौजवान भारत सभा में सभी धर्मों, समुदायों के लोगों को सदस्य बनाया। भगत सिंह स्वयं अपनी मित्र मंडली में एक साथ बैठकर हिंदुओं और मुसलमानों के साथ भोजन करते थे। मित्र मंडली में सभी धर्मों के पाखंडों पर लेक्चर दिया जाता था, ताकि किसी भी धर्म विशेष के अनुयायी में दूसरे धर्मों के प्रति नफरत की भावना न रहे। मित्र मंडली में आमतौर पर देश की स्वतंत्रता के लिए सभी धर्मों के सदस्यों को विश्वास में लिया जाता और उनके सुझावों पर अमल किया जाता। भगत सिंह ने दिल्ली के चांदनी चौक में भी कई बार हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे रोकने का प्रयास किया। ये दोनों समुदायों को बड़े प्यार से समझाते कि यह धरती यहीं रहेगी, कोई भी इसे साथ लेकर नहीं जाएगा। कई बार जो है देश के अनेक व्यक्ति कहते थे भगत सिंह को कि हिंदू और मुसलमानों के दंगों में उन्हें नहीं जाना चाहिए, कभी वो भी निशाना बन सकते हैं। लेकिन भगत सिंह ने इसका उत्तर दिया कि अगर हिंदू मुसलमानों के बीच अगर सौहार्द होता है, बंधुत्व होता है, तो वो अपनी जान न्यौछावर करने में कुछ संकोच नहीं करेंगे। इसलिए देश के बड़े दो समुदायों में उन्होंने समन्वय स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान की कभी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हमें लड़ना ही है तो देश की स्वाधीनता के लिए आपस में न लड़ करके अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाओ। हिंदू और मुसलमानों दोनों बड़े समुदायों को उन्होंने कहा कि अगर आपको हथियार उठाने हैं, संघर्ष करना है, लड़ाई करना है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध कीजिए। अंग्रेजों का जो दमन है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, शोषण है, उसके विरुद्ध कीजिए। अंग्रेजों को देश से भगाइए, ब्रिटिश शासन को देश से भगाइए, देश को आज़ाद करवाइए। इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा समर्थन किया। भगत सिंह ने अपने राजनीतिक चिंतन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। भगत सिंह ने किशोरावस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आरंभ कर दिया। भगत सिंह अपनी टोली बनाते और जगह जगह जाकर के, घरों में जाकर के विदेशी वस्तुएं इकट्ठी करते और उनका एक चौक में जाकर के आग लगा देते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, आम लोगों को प्रेरित करते थे कि स्वदेशी को अपनाओ, अपने देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा पैदा करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। भगत सिंह ने हमेशा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने जो है इस बहिष्कार के लिए अपनी मित्र मंडली का जो है हमेशा नेतृत्व किया।
जब भगत सिंह और उसके दोस्त गली में निकलते तो सभी लोग बच्चों की प्रार्थना पर विदेशी वस्तु उन्हें देते थे और भगत सिंह जो है उनको जला देते थे। तो इससे एक संदेश जो है छोड़ने में भगत सिंह कामयाब रहे कि हमें अपने देश में बनी, देश के लोगों द्वारा बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जो सरकार अत्याचारी है, दमन कर रही है, शोषण कर रही है, ऐसे लोगों का जो प्रोडक्ट है उनका हमें यूज नहीं करना चाहिए। भगत सिंह ने हमें हमेशा ब्रिटिश शासन के अत्याचार की, शोषण की, दमन की आलोचना की है। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन कभी न तो देश के हित में था और न ही रहेगा। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासकों की फूट डालो राज करो की नीति रही है। उन्होंने प्रारंभ से ही देश के देशवासियों का हर क्षेत्र में शोषण किया है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के दौरान कुछ लोगों ने उनके सामने ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की और कहा कि अंग्रेजों ने हमें रेल सुविधा दी, उद्योगों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण किया। इस बात पर भगत सिंह ने उत्तर देते हुए कहा कि अंग्रेजी शासकों ने देश व देशवासियों के कल्याण के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, उद्योग इत्यादि का विकास नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रयास किया। भगत सिंह का कहना था कि रेल वर्क, सड़क का नेटवर्क, उद्योगों का जो ढांचा खड़ा किया गया है वो अंग्रेजों ने भारतवासियों के हित में नहीं किया, बल्कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया। उन्होंने कहा कि जितना अंग्रेजों ने यहाँ विकास करवाया उससे वे कई गुना ज़्यादा लूट करके इंग्लैंड में ले जा चुकी है। उनका कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही अंग्रेजी शासक भारत की प्राकृतिक संपदा पर नज़र गड़ाए हुए थे और धीरे धीरे जो है उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। सुभाष चंद्र बोस का हिंसक साधनों में विश्वास था। उन्हें पता था कि देश को आज़ाद करने के लिए अत्याचारी और क्रूर शासकों को केवल संवैधानिक साधनों से उनको समाप्त नहीं किया जा सकता, उनके अत्याचारी शासन को उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। वे मानते थे कि अत्याचारी व क्रूर ब्रिटिश शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। उनके समाज राजनीतिक विचार अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की, बाकुनिन, वलैया के विचारों से भगत सिंह का दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रभावित थी। असेंबली बम कांड की योजना पूरी तरह से फ्रांसीसी क्रांतिकारी वलैया के इस विचार पर आधारित थी कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती थी। असेंबली बम कांड की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि विस्फोट के पीछे उनका कोई नकारात्मक लक्ष्य नहीं था। उन्होंने खाली बेंचों पर निशाना साधा था कि किसी बेकसूर व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। उनका कहना था कि अगर वह हिंसक प्रवृत्ति के होते तो भीड़ को ही बम के द्वारा निशाना बनाते, लेकिन उन्हें अत्याचारी शासकों को सुनाना था, धमाके करके किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं था। इसलिए उन्होंने खाली जगह पर बम का विस्फोट किया, भीड़ पर बम का विस्फोट नहीं किया। और विस्फोट के बाद जो है बिना किसी विरोध के, बिना किसी शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने जो है अपना जो कबूलनामा है वो प्रस्तुत किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी उन्होंने हमेशा विरोध किया। उन्होंने अपने नारों में इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही इंग्लैंड ने भारत को लंबे समय से पराधीन बनाए रखा। साम्राज्य विस्तार के लिए इंग्लैंड ने लगभग आधी दुनिया पर अपना तानाशाही नियंत्रण जारी रखा। इंग्लैंड के साम्राज्यवाद की उन्होंने हमेशा आलोचना की। इसलिए जब भी क्रांतिकारी द्वारा नारे लगाए जाते थे तो इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस तरह के नारे लगाए जाते थे। न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया जाता था कि ब्रिटिश जो शासन है वो साम्राज्यवादी है और साम्राज्यवाद का जो भारत से नहीं पूरी दुनिया से जो है नाश होना चाहिए, उखड़ना चाहिए। भगत सिंह
का राजनीतिक समझौतों के पक्ष में भी अपना दृष्टिकोण है। उनका मानना था कि समझौते द्वारा देश के लोगों में कुछ तो सुविधाएं मिलेगी, इसके बाद फिर आगे का सक्रिय आंदोलन जारी रखा जा सकता है। समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई बार समझौता करना जरूरी हो जाता है। 2 फरवरी 1931 को पंजाब केसरी में छपे एक प्रश्न में उन्होंने लिखा कि वास्तव में समझौता कोई है या निंदनीय वस्तु नहीं, जैसा कि सामान्यतः हम लोग समझते हैं, बल्कि यह भी राजनीतिक संग्राम का एक आवश्यक अंग है। कोई भी कौम जो किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध कहीं खड़ी होती है तो यह स्वाभाविक है कि वह आरंभ में असफल हो और अपनी लंबी जदोजहद के बीच इस प्रकार के समझौतों द्वारा कुछ राजनीतिक सुधार हासिल करती जाए, परंतु अपनी ताकतों को इतना दृढ़ कर लेना पड़े। यह बात रूस के उदाहरण से भली भांति स्पष्ट की जा सकती है। एक प्रकार से भगत सिंह ने कहा कि हमें समझौते करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, अगर समझौते करने से किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो लाभ ले लेना चाहिए, साथ में अपना जो संघर्ष है वो लगातार जारी रखना चाहिए। जो पूर्ण उद्देश्य, जो बड़ा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए साथ साथ राजनीतिक समझौते भी कर सकते हैं, अगर हम उससे देश को कुछ फायदा मिलता है। और जो राजनीतिक मुक्ति का आंदोलन है वो हमेशा जो है जारी रहना चाहिए। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था कि भगत सिंह के राजनीतिक विचार क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, उनका राजनीतिक चिंतन क्या है, भगत सिंह के राजनीतिक विचारों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।